हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंदर। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की व्हाट स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड वाइल कंडक्टिंग अ काउंसलिंग प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। सबसे पहले हर बारी की तरह वही बात फिर से आप प्रोवाइड करोगे मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का मीनिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि काउंसलिंग का मीनिंग क्या है। और साथ ही में मैंने उस वीडियो में नीड, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हैं, आप वो भी वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज हम इस लेसन में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही स्टडी करेंगे कि काउंसलिंग करते टाइम कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। बट मैं ब्रीफ में आपको एक इंट्रोडक्शन से ही दे देती हूँ। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में आपके पास दो पार्टीज़ होंगी। ये पहले पार्टीज़ का मीनिंग समझा देती हूँ मैं आपको, फिर हम काउंसलिंग का मीनिंग देखेंगे। काउंसलिंग जो है वो एक तरह का इंटरव्यू होता है जिसमें ना दो पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी होती है इंटरव्यूअर और एक पार्टी होती है इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर होता है एक्सपर्ट जिसके पास पर्सन एडवाइस लेने के लिए जा रहा है, और इंटरव्यू होगा वो बच्चा जिसके पास प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर भरी प्रॉब्लम कौन फेस करेगा? स्टूडेंट फेस करेगा। तो इंटरव्यूअर कौन होगा? स्टूडेंट होगा जिसके पास प्रॉब्लम होगी। ये बच्चा जाएगा एक्सपर्ट के पास। एक्सपर्ट कौन है? उसका टीचर, और बाहर से भी किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जो इंटरव्यूअर कहलाएगा, और इंटरव्यूई होगा हमारा जो स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो अपने टीचर से जाके मिलता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको पढ़ाई में, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, साइंस में प्रॉब्लम आ रही है। वो 10वीं करके हटा है, अब 11वीं 12वीं में कौन से सब्जेक्ट्स ले वो उसको समझ में नहीं आ रहे। ऐसी प्रॉब्लम्स, उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, तो अपनी लाइफ में वो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जब वो एक टीचर के पास आता है उनकी सलाह लेने के लिए, टीचर उसको गाइड करती है कि ये ऐसे कर सकते हो, आप मैथ्स में वीक हो, आप मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हो, स्कूल में अवेलेबल है, रिटन प्रैक्टिस करो मैथ्स की, सो दैट आपको सारा का सारा कंटेंट समझ में आ जाए। इस तरीके से डिफरेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं जिसके द्वारा कोशिश की जाती है टीचर द्वारा कि जो बच्चे के डाउट्स हैं वो टोटली क्लियर हो जाएं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है काउंसलिंग का प्रोसेस। आज हम बेसिकली इसका डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। ये जो भी मैंने आपको टर्म समझाई उसको कहा जाता है काउंसलिंग। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये दो पार्टीज़ के नाम अच्छे तरीके से याद हों, क्योंकि बार बार मैं अपने लेसन में ये वर्ड्स को रिपीट करूँगी। तो एक बारी मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, टीचर। इंटरव्यूई मतलब जो इंटरव्यू देने आया है। इंटरव्यू देने आया है मतलब जिसको प्रॉब्लम है और वो अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए टीचर के पास आया है। चलिए अब मेन स्टेप आता है हमारा, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्री प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। दिस इज़ द वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। किसी भी काम को करने से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? उस काम की प्लानिंग करना, उसको एक बारी समझ लेना। इसी तरीके से इंटरव्यू लेने से पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि पहले बच्चे को एनालाइज किया जाए कि ये बच्चा कौन सी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, क्यों गुज़र रहा है। क्योंकि अगर आप पहले उसको स्टडी करके रखोगे तो आप पहले ही कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लोगे अपने माइंड में कि अच्छा ये बच्चा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं जब ये इंटरव्यू के लिए मेरे पास आएगा तो मैं इससे ये क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि मुझे पता लग जाए कि ये इन सारी प्रॉब्लम से क्यों गुज़र रहा है, और उसके बेसिस पे मैं उसको सल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसलिए इंटरव्यूअर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट को थॉरोली पढ़ ले, अच्छे तरीके से समझ ले कि जो उसका क्लाइंट है वो कौन सी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। इसके द्वारा जो वो डिसीजन लेगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो डिसीजन बिल्कुल ही सही डिसीजन होगा। अब जो टीचर है उसने बच्चे को पढ़ा ही नहीं है। अब देखो,
टीचर्स हैं दो, एक 6th क्लास का, एक 7th क्लास का। 6th क्लास के बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने टीचर के पास नहीं गया, वो 7th क्लास वाले टीचर के पास चला गया। उस टीचर को बच्चे की नॉलेज ही नहीं है, तो वो उसको क्या समझाएगी। इसलिए इस टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चा उसके पास आया है गाइडेंस के लिए, आप उससे उसकी प्रॉब्लम पूछो और उसको बोलो, बच्चे आप मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, कल आपके साथ इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी। तो वो उस 1 दिन में उसकी क्लास टीचर से जाके पूछ सकती है ये बच्चा कैसा है, इसको क्या प्रॉब्लम है क्लास में, क्यों ये ध्यान से नहीं पढ़ता। तो टीचर के पास बच्चे की बेसिक नॉलेज आ गई और उस बेसिक नॉलेज को यूज़ करके जो टीचर है वो नेक्स्ट डे जब वो इंटरव्यू के लिए आएगा बच्चा, उसका इंटरव्यू प्रॉपरली कंडक्ट कर सकती है। इसलिए प्री प्रिपरेशन, पहले से तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बिल्डिंग रैपर विद द क्लाइंट। इसका मतलब है कि जो आपके पास बच्चा आ रहा है उसको आप कंफर्टेबल फील कराओ, वो आपके सामने आके डरे ना कोई आंसर देने के लिए, क्योंकि आप उससे क्वेश्चन पूछोगे वो घबराता रहेगा, सोचता रहेगा आंसर गलत तो नहीं है, पता नहीं है टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो प्रॉब्लम सल्यूशन नहीं मिलेगा प्रॉब्लम का। इसलिए ये इंटरव्यूअर टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को कंफर्टेबल फील कराए। कंफर्टेबल होगा तो उसके माइंड में से हेजिटेशन रिमूव होगी और जो भी टीचर उससे सवाल पूछेगी बच्चा उसके सवाल के जो जवाब है वो कंटिन्यूसली देता रहेगा, जिससे हेल्पफुल होगा उस बच्चे के लिए, प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा उसको और टीचर भी प्रॉपरली उसको सल्यूशन दे पाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम। अब बच्चा कूल एंड काम हो गया, आपने 2-3 सवाल पूछे, बच्चे ने आपको जवाब दिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं अब बच्चा सेटल डाउन हो गया है, अब प्रॉब्लम पे आओ। बच्चे को पूछो क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको पूछो कि हाँ जी आपके फर्स्ट में कितने मार्क्स आए थे, 6th क्लास का स्टूडेंट है, तो कब से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। बच्चे ने अपने आप पास ना रिपोर्ट कार्ड्स पुराने रखे थे, 1st एंड 2nd में जो थे उसके अच्छे मार्क्स थे, 3rd से लेके 6ठी क्लास तक उसका मैथ्स का जो ग्राफ था वो डाउन जा रहा है। अच्छा, फिर आपने उससे कुछ और सवाल पूछे कि हाँ जी पहले आप कहाँ पे पढ़ते थे, 1st 2nd में आपको कौन पढ़ाता था, तो बच्चे ने बोला कि 1st 2nd में मेरे जो थे वो मदर पढ़ाते थे, बट फिर उनकी जॉब लग गई, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। अच्छा, फिर टीचर को ये लगा कि रूट कॉज मिल गया, इसका जड़ क्या है इस प्रॉब्लम की, कि बच्चा पहले अपने मम्मी से पढ़ता था अब बच्चा खुद पढ़ता है। तो इस तरीके से टीचर ने डिस्कशन की और उसको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया कि बच्चे को मैथ्स क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो इस तरीके से बच्चे के साथ डिटेल में वो प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है ताकि उसके सल्यूशंस जो है वो मिल सकें। प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे इन्हीं एस्पेक्ट से रिलेटेड होगी, या स्टडी से रिलेटेड होगी, या 10वीं का बच्चा है, 12 11वीं में वो कौन सा कोर्स ऑप्ट करे, कॉमर्स ले, साइंस ले या आर्ट स्ट्रीम को ऑप्ट करे, और नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे बच्चा सफ़र कर रहा है और टीचर उस प्रॉब्लम को उसके साथ थॉरली डिस्कस करेगी सो दैट एडिक्वेट सॉल्यूशंस कैन बी गिवन। टेक्निक्स फॉलोड इन डिस्कशन, ये इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ऐसी कौन सी टेक्निक्स टीचर द्वारा फॉलो की जाती हैं डिस्कशन टाइम। सबसे पहली टेक्निक है क्वेश्चनिंग। जैसे पीछे क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, आपके 1st 2nd में कितने मार्क्स थे, 3rd में मार्क्स कम क्यों हो गए, आपको कौन पढ़ा रहा था। इस तरीके से टीचर्स जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं बच्चों से। एक तो ये टेक्निक होगी। दूसरी डिस्कशन होगी, जैसे कि मैथ्स ही टॉपिक पिक कर लिया, टीचर ने भी एक स्टोरी सी क्रिएट कर दी कि मुझे तो मैथ्स से बहुत डर लगता था जब मैं अपनी क्लास में पढ़ती थी। तो इस तरीके से टीचर कोई स्टोरी बता रहा है तो बच्चा भी उस स्टोरी में इन्वॉल्व होके अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता प्लस माइनस के सम्स कैसे होते हैं, दिस एंड दैट। इस तरीके से जो है वो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को उस सिचुएशन में डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है। उसी टाइम पे टीचर जो है वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेती है, उसको ऑब्जर्व करके, अच्छा इसको प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम थी पहले, बट फिर उसके मम्मा ने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चा ठीक हो गया, बट फिर उसके मम्मा ने पढ़ाना छोड़ दिया तो और प्रॉब्लम बढ़ गई। इस तरीके से वो उसके साथ ऑब्जर्वेशन कर सकती है।
उसकी बातों को। नेक्स्ट है टॉक ऑन द टॉपिक, जैसे फिर से वही बात, मैथ्स टॉपिक उठा लिया है, उसके ऊपर टीचर ने एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, बात स्टार्ट कर दी, जिसके थ्रू टीचर हेल्प कर रही है उस बच्चे को उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए। इसलिए ये एक जो स्टेप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि प्रॉब्लम का डिटेल्ड लेवल पे डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम डिस्कस होगी, रीज़न पता लगेगा, तो उसके सोल्यूशन भी ज़रूर मिलेंगे। फिर सॉल्यूशंस आर डिस्कस। अब टीचर को प्रॉब्लम पता लग गई, रीज़न पता लग गए, अब टीचर उसके सॉल्यूशन देगा। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, पहला सॉल्यूशन क्या है? टीचर जो है वो उस बच्चे के पेरेंट्स से बात कर सकती है कि एटलीस्ट आप उसको जो है वो घर पे पढ़ाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके लिए किसी ट्यूटर का अरेंजमेंट करो, सो दैट कि वो इसको मैथ्स पढ़ाए। और टीचर उस बच्चे को ये भी बोल सकती है कि आप स्कूल में टीचर से डाउट पूछो, एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में लगती हैं, आप वो क्लासेस लगाओ। इस तरीके से डिटेल में सॉल्यूशंस डिस्कस होंगे उस बच्चे के साथ, सो दैट कि जो वो प्रॉब्लम है प्रॉपरली हैंडल कर सके और अपने आप को उस प्रॉब्लम में से वो बच्चा बाहर निकाल सके। इस तरीके से सॉल्यूशंस जो हैं वो उसके साथ डिटेल में डिस्कस होते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंट अडॉप्ट दो दीज सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस डिस्कस हो गए। क्लाइंट मीन्स वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है। अब वो बच्चा धीरे धीरे ये मेथड्स अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए। टीचर ने एक सॉल्यूशन उसको दिया, जितनी मैथ्स की रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स समझ में आएगा। बच्चे ने रिटन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो थी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट फॉलोअप। ये हर एक प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। सारा प्रोसेस हो गया, फिर फॉलोअप सेशन कंडक्ट कराया जाता है इंटरव्यू द्वारा। मतलब आपने 1 तारीख को बच्चे का इंटरव्यू लिया, आपने 15 दिन दे दिए उस बच्चे को, 15वें दिन हम आपका इंटरव्यू फिर से लेंगे। 15वें दिन बच्चा आया और बच्चे ने बोला मैम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तब फिर से टीचर दोबारा से ये पूरा प्रोसेस रिव्यू करेगी और कोई और सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करेगी। 15वें दिन बच्चा आया, बच्चे ने बोला कि मैम इस बार ही मेरा मैथ्स का टेस्ट हुआ है एंड आई गॉट 14 मार्क्स आउट ऑफ 20, जबकि मेरे हर बारी मार्क्स जो थे वो 4 to 5 इससे ऊपर जाते ही नहीं थे। अब उसके कितने मार्क्स आए हैं? 14 मार्क्स। इम्प्रूवमेंट, साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। टीचर को क्या लगा? हाँ जी, बच्चा सही रास्ते पे जा रहा है, उसको सही गाइडेंस मिल रही है। अब इसी चीज़ को बच्चा अपनी लाइफ में कंटिन्यू करेगा। 15 दिन टीचर ने और दे दिए। 30वें दिन बच्चे को फिर से बुलाया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, मतलब उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, दिस एंड दैट, जो भी पूरी डिस्कशन हुई। काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन टीचर ने की और बच्चे ने बोला कि मैम अब मेरे मिड टर्म जो पेपर हैं वो आ गए हैं और मैंने मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी की है और मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। टीचर को भी ये सुनने में अच्छा लगेगा कि अगर उसने बच्चे को गाइड किया, बच्चे को ये बात समझ में आ गई और बच्चा इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो भी कर रहा है। इस तरीके से जो उस स्टूडेंट की डेवलपमेंट है वो होगी और वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि टीचर ने उसको गाइड किया और उसको ये चीज़ हेल्पफुल हुई। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक काउंसलिंग इंटरव्यू में टीचर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप अपने बीएड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो प्रॉपरली दे सकें। थैंक यू।